गुड आफ्टरनून बच्चों, दिस इज अमित गुप्ता फ्रॉम कंसेप्ट एंड क्लैरिटी। और लास्ट क्लास बिजनेस स्टडीज़ में हमने जो किया था बेटा, वो हमने किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम पहले कर चुके थे। तो अभी हम लोग जो करेंगे बेटा, वो हम यहाँ पे करेंगे डिविडेंड डिसीजंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस बेटा। हाँ जी, ये रहा आपका डिविडेंड डिसीजन, पेज नंबर 11 पर बेटा। मैं पेज नंबर इसलिए डालते जा रहा हूँ क्योंकि आप जब कभी भी वीडियो में नोट्स देखो तो आप पेज नंबर के साथ उनको कोरिलेट कर सकते हो बच्चों। यहाँ पर फाइन, आपको याद होगा कि हमारे पास तीन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन थे। एक तो था हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो हमने कर लिया। एक था हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन, वो हमने कर लिया। और जो तीसरा डिसीजन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो डिविडेंड वर्ड है ये है क्या एग्जैक्टली बेटा। यहाँ पर समझना ध्यान से थोड़ा सा बेटा। यहाँ पर व्हाट इज डिविडेंड, तो डिसीजन तो बात की बात है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास। जैसे मान लेते हैं कि ना ये हमारे पास एक कंपनी है, और ये जो कंपनी है हमारे पास, इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको बोलते हैं शॉर्ट में RIL। और ये हैं बच्चों यहाँ पर अमित सर, ये हैं अमित सर आपके पास बेटा। यहाँ पर अमित सर ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, तो अमित AS का मतलब अमित सर परचेज 1 शेयर ऑफ रिलायंस RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और जो एक शेयर है इसकी जो प्राइस अमित सर को पड़ी है वो पड़ी है, मान लेते हैं 100 रुपए का। समझ में आ गया। अमित सर एक तरीके से रिलायंस कंपनी के अंदर क्या बन गए बेटा, ओनर बन गए। रिलायंस कंपनी के क्या बन गए बेटा, यहाँ पर ओनर बन गए। क्यों ओनर बन गए भाई? क्योंकि उन्होंने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा है, और जो शेयर खरीदता है वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है प्रोपोर्शनेटली बेटा। यहाँ पर ठीक है, रिलायंस कंपनी के हाथ में क्या आ गया बेटा, ये 100 रुपीज जो है रिलायंस कंपनी के हाथ में आ गए। यहाँ पर मैं चलो आपको यहाँ पे ऐसे मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये जो 100 रुपीज हैं किसके हाथ में आ गए बेटा, रिलायंस कंपनी के हाथ में आ गए। और रिलायंस कंपनी इस 100 रुपीज से क्या कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है बच्चों। यहाँ पर रिलायंस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, बच्चों यहाँ पर PROFIT। और रिलायंस कंपनी ने अमित सर के हिस्से का प्रॉफिट निकाल दिया। रिमेंबर माय वर्ड, अमित सर के हिस्से का प्रॉफिट निकाल दिया। कैसे निकाला उसकी कैलकुलेशन अलग होती है, तो हम उस पर नहीं जा रहे बेटा, अभी हम जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर। तो मान लेते हैं जो अमित सर का हिस्सा है, अमित सर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकल करके आया? ये निकल करके आया जी ₹15। ध्यान रखना, अब यहां पर ये जो अमित सर है ना, ये क्या बोलेंगे कि भाई मुझे ना 15 रुपए चाहिए, ये वाले 15 रुपए चाहिए मुझे यहाँ पर। क्योंकि ये जो 15 रुपए कमाए गए हैं वो अमित सर के 100 रुपए पर कमाए गए हैं बच्चों। तो लीगली भी देखा जाए, लॉ के हिसाब से भी देखा जाए, तो इस 15 रुपए पर किसका हिस्सा है, किसका हक है, वो अमित सर का हक है 15 रुपए पर बेटा। आगे नहीं आगे सही में। लेकिन रिलायंस कंपनी ने क्या बोला कि भैया ये जो 15 रुपए है ना, इस 15 रुपए में से हम आपको सिर्फ जो पे करेंगे वो करेंगे 5 रुपए। बाकी का जो बच गया 10 रुपए वो कंपनी अपने पास रख लेगी, रिटेन्ड। कितना? 10 रुपए। यहां पर जो अमित सर हैं वो तो गुस्सा हो जाएंगे बेटा, बोलेंगे भैया मेरे हिस्से में आते हैं 15 रुपए, तो आप मुझे 5 रुपए क्यों दे रहे हो, आप मुझे मेरे पूरे 15 रुपए दो ना यहाँ पर। तो कंपनी ने बोला कि नहीं जी, जब हमने आपसे पैसे लिए थे तभी हमने आपको बताया था कि जो डिविडेंड का पेमेंट है वो कंपलसरी नहीं है, वो मैनेजमेंट के ऊपर है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको प्रॉफिट का कितना हिस्सा देंगे। तो यहां पर ये जो प्रॉफिट है, ये जो 15 रुपए का प्रॉफिट है,
इसमें से आपने जो 5 रुपए पे किए हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बेटा, मैं यहाँ पर इसको डिविडेंड बोलते हैं हम इसको, यहाँ पर डिविडेंड। ये बात आप सब लोगों को समझ में आई? मैंने क्या बोला आपको, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम कैश के फॉर्म में पे करते हैं शेयर होल्डर को, उसको बोलते हैं डिविडेंड। और बाकी का जो हिस्सा बच जाता है कंपनी के पास, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है जी। अब बात यहां पर ये आती है, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया डिविडेंड का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब डिविडेंड का मतलब क्या होता है, तो साहब डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी कैश के फॉर्म में पे करती है शेयर होल्डर्स को, और बाकी का जो पैसा बच जाता है कंपनी के पास, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिटेन्ड अर्निंग। अब बात यहां पर ये आती है कि भैया ये अमित सर तो गुस्सा हो जाएंगे कि मेरे 5 रुपए तो दे दिए आपने मुझे, 10 रुपए और दो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो 10 रुपए है ना रिटेन्ड अर्निंग के, ये जो 10 रुपए हैं रिटेन्ड अर्निंग के बच्चों, यहाँ पर मैं रेड पेन से बनाऊंगा उसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये जो रिटेन्ड अर्निंग की है ना बेटा 10 रुपए, यहाँ पर ये जो 10 रुपए ये मैं यहां लिख रहा हूं, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड इन द वैल्यू ऑफ शेयर इन स्टॉक मार्केट। अब इसका मतलब क्या, ये भी मैं आपको समझा दूं। यहां पर मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिलायंस कंपनी का जो शेयर है वो आज की डेट में 140 रुपए का चल रहा है, मान लेते हैं। तो ये जो 10 रुपए हैं वो आपके, एग्जाम्पल हमने ले लिया, जो मार्केट वैल्यू ऑफ रिलायंस है, RIL रिलायंस है, वो कितनी है, 140 रुपए। ये जो 10 रुपए हैं ये इसमें ऐड हो जाएंगे, और स्टॉक मार्केट में आपके शेयर की जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर 150 रुपए हो जाएगी। तो अमित सर को ना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। ये 10 रुपए उनके कहीं गलत जगह नहीं चले गए हैं। ये जो 10 रुपए हैं स्टॉक मार्केट में उनके शेयर की प्राइस के अंदर ऐड हो गए हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये जो था बेटा हमारा, वो था डिविडेंड। मैंने आपको क्या बताया, बेसिकली यहाँ पर डिविडेंड का मतलब बताया बेटा मैंने आपको यहाँ पर, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर मैंने आपको बताया रिटेन्ड अर्निंग। तीसरी चीज यहां पर मैंने आपको बताया है कि रिटेन्ड अर्निंग के नाम पर कंपनी ने जो पैसा अपने पास रख लिया है ये ऐड हो जाएगा स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस के अंदर बेटा। चलो जी अब देखते हैं यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखा है। डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। ये लिखा है ना डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो हम करते हैं यहां पर, ये करते हैं कैश के फॉर्म में, इन कैश, याद रखना हमेशा, ठीक है ना। अब डिसीजन का मतलब क्या, ये तो मतलब था डिविडेंड का। अब डिसीजन का मतलब क्या है बेटा, अब एक चीज समझना, यहां पर ना जो कंपनी है और जो शेयर होल्डर है उनके बीच में ना लड़ाई चलती है। क्या लड़ाई चलती है, कंपनी, अच्छा एक और चीज है, कोई भी इंसान अपनी जेब से ना पैसा निकाल करके नहीं देना चाहता सामने वाले को बेटा, ये तो फैक्ट है। कंपनी जो है प्रॉफिट हो गया, कंपनी कैश के फॉर्म में पेमेंट नहीं करना चाहती है शेयर होल्डर को, क्योंकि कंपनी ये सोचती है कि भैया मुझे आने वाले टाइम के अंदर अभी 6 महीने बाद एक और नई फैक्ट्री खोलनी है और उसके लिए मुझे चाहिए पैसा यहाँ पर। और अगर मान लो मैं डिविडेंड का पेमेंट कर दूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास पैसा कहां से आएगा। तो इसीलिए कंपनी तो नहीं करना चाहती है डिविडेंड का पेमेंट, और जो शेयर होल्डर है वो बोलते हैं कि भैया हमारा पैसा है हमें दो। तो इन दोनों के अंदर ना लड़ाई चल रही होती है बेटा। तो यहां पर कंपनी को एक ऐसा पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है कि जिस पॉइंट पर जो शेयर होल्डर है वो भी खुश हो जाए और कंपनी का काम भी चल जाए बेटा। इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मच ऑफ प्रॉफिट, ये वर्ड है हाउ मच, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये कि कंपनी जो है सोच रही है कि भैया प्रॉफिट का कितना हिस्सा दिया जाए। हाउ मच ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, ठीक है, एंड हाउ मच ऑफ प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कंपनी में और शेयर होल्डर में लड़ाई चल रही होती है। रीजन बिंग की प्रॉफिट किसके हाथ में पड़ा हुआ है आज की डेट में, कंपनी के हाथ में पड़ा हुआ है बच्चों। तो कंपनी अपनी मुट्ठी खोलना नहीं चाहती है कि शेयर होल्डर को पैसा देना पड़े, लेकिन देना तो पड़ेगा, क्योंकि भैया जो अल्टीमेटली जो पैसा लगाया है कंपनी में वो किसने लगाया है, पब्लिक ने लगाया है, शेयर होल्डर ने लगाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हाउ मच का मतलब ये है बेटा कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा तो हम जो है डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को दे दें, और कितना हिस्सा जो है हम अपने पास रख लें कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर पाए बच्चों यहाँ पर। हाँ जी बच्चों, अब हम लोग करेंगे फैक्टर्स। आपको पहले पता होना चाहिए कि फैक्टर्स का मतलब मैं आपको क्या समझा चुका हूं।
कंपनी ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेगी जिससे कि कंपनी डिविडेंड का पेमेंट करे। अब मैंने ना ब्लैक पॉइंट से ना दो स्टेटमेंट लिखने समझना। नॉर्मली शेयर होल्डर प्रिफर डिविडेंड, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि उनको डिविडेंड का पेमेंट मिले। दूसरा पॉइंट पे मैंने क्या लिखा है, एनी कट इन डिविडेंड नेगेटिव सिग्नल। अगर किसी भी रीजन से कंपनी ने डिविडेंड का पेमेंट कम कर दिया तो मार्केट के अंदर या पब्लिक के अंदर या शेयर होल्डर के अंदर इसको गलत समझा जाएगा। और क्या गलत समझा जाएगा, इसको समझा जाएगा कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, क्योंकि डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट में हिस्सा। तो इसको ना वो लोग गलत समझते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज कंपनी को ना ध्यान में रखनी पड़ती है। यहाँ पर देखो इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं जो मिलते जुलते हैं। सबसे पहला है अर्निंग, दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड और तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। आगे सर में ये तीनों एक जैसे ही हैं बेटा, ठीक है। अर्निंग का मतलब क्या है, प्रॉफिट। तो आप एक चीज ध्यान रखो, डिविडेंड का पेमेंट प्रॉफिट में से ही होता है। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो जो अर्निंग है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी कंपनी को पिछले 5 साल से लगातार लॉस हो रहा है तो वो डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर सकती है, ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। आपको स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड समझना है ना, तो आपको ये ब्लैक वाले पॉइंट समझने पड़ेंगे। पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कंपनी है वो डिविडेंड कट नहीं कर सकती। अगर मान लो कोई कंपनी एक एक शेयर पर 5-5 रुपए का डिविडेंड दे रही है तो वो 4 रुपए नहीं कर सकती बेटा। यहाँ पर उसकी कोशिश होगी बढ़ा दो, कम मत करो बेटा यहाँ पर किसी भी कीमत पर। आगे नहीं आगे सही में, तो वो ये स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कम नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो कंपनी फॉलो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी जो है वो फॉलो करती है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ऐसा नहीं चाहती कंपनी आज 4 रुपए का पेमेंट कर रही है, कल 5 का कर दो और अगले साल नुकसान हो जाए फिर 4 का कर दो। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। अगर 4 रुपए से 5 रुपए कर दिया तो 5 रुपए ही रहेगा, कम नहीं होगा। और कंपनी ऐसा कब कर सकती है, समझना, डिविडेंड इज इंक्रीज्ड व्हेन फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ग्रोन अप। उसने वर्ड यूज किया है फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। इसका मतलब पता है क्या, यहाँ पर कंपनी डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ तभी इंक्रीज करेगी जब कंपनी को भरोसा हो जाए आने वाले टाइम के अंदर उसका प्रॉफिट ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा तो डिविडेंड कम करना पड़ेगा, और डिविडेंड अगर कम हो गया बेटा नेगेटिव सिग्नल, कंपनी की इमेज पे बात आ जाएगी बेटा। मार्केट के अंदर कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। इसके बाद है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अब स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग बिल्कुल वैसी है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। वो क्या बता रहा है यहाँ पर, ऐसा कोई भी कंपनी जिसकी अर्निंग, जिसका प्रॉफिट स्टेबल है, मतलब उसका जो प्रॉफिट है ऊपर नीचे नहीं हो रहा है बेटा यहाँ पर, ठीक है, तो वो हाई डिविडेंड दे सकती है, वो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे सकती है। क्यों दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को पता है कि हर साल उसको 10-10 हजार का प्रॉफिट होगा, तो आप डिविडेंड दे दो, कोई इशू नहीं है। देखो ये तो जाहिर सी बात है कि कंपनी हमेशा और हर बार पूरा प्रॉफिट नहीं देगी, डिविडेंड में थोड़ा सा प्रॉफिट बचा के रखती है। तो यहाँ पर अगर जो है अर्निंग आपकी स्टेबल है तो आप जो है डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो। तो अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है तो जो आपका डिविडेंड है क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वो हाई हो जाएगा। और अगर अनस्टेबल अर्निंग है, कभी 10 रुपए का प्रॉफिट है, कभी 15 का हो गया, कभी लॉस हो गया यहाँ पर, तो आपको जो डिविडेंड है क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर वो रहेगा यहाँ पर लेस बेटा, याद रखना यहाँ पर, ठीक है जी। इसके बाद है, तो ये 3 पॉइंट आपके एक जैसे हो गए, अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ये 3 पॉइंट आपके एक जैसे हो गए। अब है साहब ग्रोथ। एक चीज याद रखना बच्चों, ग्रोथ के बारे में मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, बता चुका हूं। ग्रोथ का मतलब पूरे बिजनेस स्टडीज में एक ही है। ग्रोथ का मतलब होता है मोर सेल्स, लिखा भी मैंने यहाँ पर, मोर सेल्स के लिए मोर प्रोडक्शन, मोर सेल्स के लिए मोर प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन के लिए मोर फिक्स्ड असेट्स, और मोर फिक्स्ड असेट्स के लिए मोर स्टॉक। मतलब अगर आपको अपना ज्यादा माल बेचना है तो आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए आपको ज्यादा फिक्स्ड असेट्स खरीदनी पड़ेंगी, और ज्यादा फिक्स्ड असेट्स खरीद लोगे, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको ज्यादा स्टॉक भी चाहिए होगा। समझ में आ गया आपको? चलो जी, ये तो मैंने आपको ग्रोथ का मतलब बताया। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है, हमारे पास 2 तरह की कंपनीज होती है बच्चों। एक तो वो कंपनी होती है
जिसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी एक फैक्ट्री खोली, अगले साल एक और फैक्ट्री खोलनी है, उसके अगले साल एक और फैक्ट्री खोलनी है, तो उनको ना ज्यादा पैसा चाहिए अपनी फैक्ट्रीज को खोलने के लिए बेटा, तो वहां पर वो डिविडेंड का पेमेंट बहुत कम करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है साफ से यहाँ पर, ग्रोथ कंपनीज मोर फंड्स रिक्वायर्ड लेस डिविडेंड पेड। आप ना एग्जाम में एरो एरो बना करके मत आ जाना, ये आपको समझाने के लिए है सिर्फ और सिर्फ। ग्रोथ कंपनीज मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ग्रोथ कंपनीज वो होती हैं जो ज्यादा सेल्स करती हैं, ज्यादा प्रोडक्शन है, इनको ज्यादा पैसा चाहिए, तो जाहिर सी बात है ज्यादा पैसा चाहिए तो रिटेन अर्निंग ज्यादा करेंगे और डिविडेंड का पेमेंट ये लोग बेटा यहाँ पर कम करेंगे। तो ये आपको हो गया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद है आपके पास बेटा यहां पर कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ये है आपके पास यहां पर कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो आप एक चीज समझना बेटा, ये रखा मैंने कैश फ्लो, कैश फ्लो। ये कैश फ्लो का मतलब क्या है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ना कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन कंपनी के हाथ में कैश नहीं है अभी हाल फिलहाल। तो भाई साहब अगर डिविडेंड का पेमेंट करना है तो कैश तो आपको चाहिए यहां पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपनी जो डिविडेंड का पेमेंट करना चाहती है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कैश है या नहीं है बच्चों। तो लिखा हुआ है डिविडेंड्स आर आउटफ्लो ऑफ कैश। कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है बट शॉर्ट ऑफ कैश, तो आप डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर सकते। एक और बहुत बढ़िया चीज है, और पता है क्या लिखा है? शेयर होल्डर प्रेफरेंस, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब इसका मतलब क्या है शेयर होल्डर प्रेफरेंस का? समझना बेटा, ये मान लेते हैं ये कोई लिखा भी है मैंने एग्जांपल में, चलो मैं यही समझाता हूं मैं आपको। कोई ओल्ड एज का बंदा है, कोई ओल्ड एज का बंदा है, जापान के अंदर होता है बेटा नॉर्मली, जापान है, जर्मनी है, यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे ना यंग लोग नहीं है, थोड़े से बड़े बूढ़े लोग हैं बेटा जो रिटायर्ड हो गए हैं। अब जो रिटायर्ड हो गए हैं उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया, पैसे बचाए और किसी कंपनी के शेयर्स में लगा दिए। अब जॉब करते नहीं है बेटा, महीने की सैलरी तो आएगी नहीं, लेकिन महीने के खर्चे उनके लगातार होते हैं, इनफैक्ट ज्यादा होते हैं महीने के खर्चे, क्योंकि डॉक्टर पे जाना है बेटा, आगे नहीं आगे दवाइयां लेनी है उनको। तो ये हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं जो कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड का पेमेंट करती है बेटा। तो कंपनियों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके जो शेयर होल्डर हैं उनकी प्रेफरेंस क्या है बच्चों। यहां पर तो लिखा हुआ है ओल्ड एज डिपेंड्स अपॉन रेगुलर इनकम, तो उनको डिविडेंड चाहिए बेटा यहां पर। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट टैक्सेशन पॉलिसी। ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, आपकी जिंदगी में दो चीजें हैं जो कि अटल हैं। अटल का मतलब होता है जिसको आप टाल नहीं सकते, ठीक है ना। एक तो है डेथ और एक है टैक्सेशन, आप दोनों से ही बच नहीं सकते बेटा यहां पर। तो यहां पर टैक्सेशन का मतलब क्या है? यहां पर टैक्सेशन का मतलब है बच्चों कि कंपनी जो भी डिविडेंड का पेमेंट करेगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। किसी भी पर्टिकुलर समय पर अगर डिविडेंड पर टैक्स ज्यादा लगता है तो जो कंपनी है और जो शेयर होल्डर है वो दोनों चाहते हैं कि डिविडेंड का पेमेंट नहीं हो, क्योंकि भैया टैक्स लग जाएगा ज्यादा। और अगर टैक्स कम होता है, जैसे इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 0 है, मतलब कंपनी जब कभी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट करेगी तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड का पेमेंट हो बच्चों यहां पर। फिर है आपके पास एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, रीच। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, रिलायंस टाइप की कंपनी हो गई, टाटा टाइप की कंपनी हो गई बेटा, इन्फोसिस टाइप की कंपनी हो गई, इन कंपनी को जब कभी भी पैसे की जरूरत होती है ये तो तुरंत पहुंच जाते हैं स्टॉक मार्केट में, पब्लिक के पास पहुंच जाते हैं डायरेक्टली कि हमें ना पैसे की जरूरत है, पैसा दे दो। पब्लिक भी बेटा इनको दिल खोल के पैसा देती है, क्योंकि पब्लिक को पता है कि बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ये फेल होने वाली कंपनीज नहीं है यहाँ पर। तो जो लार्ज कंपनीज होती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो तो चली जाती हैं स्टॉक मार्केट में। इसीलिए जब कभी भी इन कंपनीज को प्रॉफिट होता है ना, तो ये डिविडेंड का पेमेंट बड़े आसानी से कर देते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि हमें रिटेन अर्निंग करनी है। रिटेन अर्निंग कंपनी करती क्यों है बेटा? रिटेन अर्निंग कंपनी सिर्फ इसलिए करती है कि कंपनी को फ्यूचर में जाकर के ना इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, कोई दूसरी फैक्ट्री लगानी है। लेकिन जो लार्ज कंपनीज हैं, जो रेपुटेटेड कंपनीज हैं, उनको तो जब कभी पैसा चाहिए होगा तो पब्लिक के पास डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, इनको रिटेन करने की जरूरत ही नहीं होती बेटा। तो वही लिखा हुआ बेटा यहाँ पर, यहाँ ठीक है। रेपुटेटेड कंपनीज इजीली एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस का मतलब होता है आसानी से पहुंच, मतलब आप
स्टॉक मार्केट से पैसा ले सकते हो। तो कंपनी कैन पे हायर डिविडेंड एंड नॉट नीड टू डिपेंड अपॉन रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी को रिटेन्ड अर्निंग पर बेस रहने की जरूरत नहीं है बच्चों यहाँ पर। इसके बाद 2 पॉइंट और है बेटा यहाँ पर। एक है आपका लीगल कॉन्स्ट्रेंट। लीगल कॉन्स्ट्रेंट, लीगल का मतलब होता है लॉ और कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रुकावटें, ठीक है ना। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, ये मतलब है इसका। तो जो लॉ है, जो कंपनी लॉ है या सिंपल भाषा में जो लॉ है, उसने बोल दिया है कंपनीज को कि आप जरूरत से ज्यादा डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कई बार जो कंपनियां हैं वो पब्लिक को ना बेवकूफ बनाती हैं। वो क्या बोलती हैं कि देखो साहब, हम तो ना आपको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देंगे, तो आप जो है हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदो। और पब्लिक उनके बेटा झांसे में आ जाती है और वो कंपनी आगे जाके क्या करती है, बोरिया पैसा बांधा और भागी वो कंपनियां तो बेटा, और पब्लिक का पैसा फंस गया। तो इसीलिए लॉ ने बोल दिया है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भैया आप जरूरत से ज्यादा डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये वही पॉइंट है बेटा। सर्टेन लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और आपको लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा अब देखो, मैंने ब्लैक पेन से लिखा भी है, कंपनी वांट्स टू मैन्युपुलेट शेयर प्राइस बाय पेइंग हायर डिविडेंड। ठीक है बेटा। अब है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब क्या है? आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये बेसिकली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? ये आपके पास लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिन लोगों ने आपको पैसा उधार दिया है। तो लिखा भी मैंने यहां पर, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी ने एसबीआई बैंक से लोन लिया 10,000 करोड़ रुपए का। छोटी मोटी में तो बात करते नहीं है लोग। तो यहां पर एसबीआई ने पहले बोल दिया कि ना भैया 3 साल तक आप डिविडेंड का पेमेंट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भैया पहले आप हमारे इंटरेस्ट का पेमेंट करो, ठीक है ना, और उसके बाद जब 3 साल के बाद पैसा बचेगा तब आप डिविडेंड का पेमेंट करना। तो ये वो चीज हो गई बेटा। तो लिखा हुआ है लेंडर्स में इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस टू पे डिविडेंड। ठीक है बेटा, जैसे 3 साल के लिए आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो है बेटा आज हमारा डिविडेंड हुआ है और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड हुआ है बेटा हमारे पास यहाँ पर। और आई होप कि जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो जितने ज़्यादा बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा, एक और चीज़ ध्यान रखो, जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ आप सारे के सारे बच्चे जो है सब्सक्राइब करें चैनल, और वहाँ पर जो है बेल वाला आइकन आता है उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक और वीडियो आपके पास आ गई है, तो आप इजीली उसको देख सकते हो बच्चों वहां पर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो डालने की बेटा।